आज मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का। एक किसी कवि ने कहा है, लहमों में खता की थी सदियों में सजा पाई। माने भूल कोई होती है वो किसी क्षण विशेष पर होती है, लेकिन उसकी सजा पूरे की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भुगतनी पड़ती है। सैकड़ों सालों तक वो सजा हम भुगतते रहते हैं। छोटी सी एक भूल किसी क्षण में हमसे हो जाती है। तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है, और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है। ये 2 हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूलें हुई पिछले 63 वर्षों में, और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूलें हुई। मैंने इसमें जो कालखंड लिया है, जो समय लिया है, वो आज से लेकर लगभग पिछले 250 वर्षों तक का है। तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें, और आने वाले समय में भारत स्वाभिमान के अभियान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें, तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूर्वजों ने कर दी, पुरखों ने कर दी, वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोहरानी है, क्योंकि भूलों को दोहराया नहीं जाता। भूलों को जो दोहराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते, उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता, वो वर्तमान में ही दफन हो जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यताएं वो मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है, और दुनिया में वही सभ्यताएं जीवंत मानी जाती हैं जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती हैं। तो भारत की सभ्यता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। भारत के बाद की बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में। तो शायद इसलिए कि समय के साथ हमने भूलों का परिष्कार करना सीखा है, तो भविष्य में भी हम इन भूलों का परिष्कार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे। इस दृष्टि से थोड़ी सी बातें मैं रख पाऊंगा, क्योंकि भूलें तो बहुत हैं, लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया, हमारा भूगोल बदल दिया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को पूरे गहरे तक मथ डाला, जिन भूलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया, जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए, ऐसी कुछ गंभीर भूलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। आपके मन में सवाल आएगा कि ये भूल किससे हुई? हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार किया, या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया? लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे, तो 1937 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी। मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया। लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए,
मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सभ्यता को एक अलग देश चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मंजूर नहीं किया। तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजनीतिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में? भारत के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का जिन्ना के प्रति कैसा रवैया था। कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए। सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। लोग गुस्से में आते थे। एक सभा में तो उसको, लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तो इसी भारत में रहना है, हमें अलग देश नहीं चाहिए, क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है, इतना ताकतवर देश, कभी भी पाकिस्तान को खत्म करा देगा। इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे, बदरुद्दीन तैयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, फिरोज शाह करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में, ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा, ना समृद्धशाली होगा, ना संपत्तिशाली होगा, उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फंसा रहेगा और चक्की में घुन की तरह से पिसता रहेगा। एक तरफ चीन बैठा है, दूसरी तरफ भारत तो है ही। इसलिए ज्यादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को। फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया? वास्तविकता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए, इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था। और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था, पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था। अंग्रेजों की ये कुटिल नीति थी, उनकी ये कूटनीति थी या उनकी ये दुर्नीति थी कि वो भारत को तोड़कर यहां से छोड़कर जाएं। अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का, दुनिया के लगभग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में। ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ, न्यूजीलैंड उनका गुलाम हुआ, सिंगापुर उनका गुलाम हुआ, हांगकांग, ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए। चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का। जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। दुनिया के ऐसे 71 देशों में, अमेरिका, कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बंटवारा किया था। अफ्रीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने 450 वर्षों की गुलामी लाई थी, या 450 वर्षों तक अफ्रीका में अंग्रेजों का साम्राज्य चला था। और अफ्रीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बांट दिया। अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो अफ्रीका का नक्शा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, जैसे सोमालिया है, जैसे इथियोपिया है, जैसे जिम्बाब्वे है, ऐसे अफ्रीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्शे में तो सभी देशों की सीमा रेखाएं एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। कोई देश चौकोर है, कोई तिकोना है, कोई पंचकोणीय है, कोई षटकोणीय है। इस तरह से देशों को काटा है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती। देश की सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती हैं। भारत की सीमा को देखो,
अंग्रेज तो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते थे। वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की कृपा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष हमको भेज दिया उसी समय में, और उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने अंग्रेजों की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। वरना अंग्रेज तो भारत के 565 टुकड़े करना चाहते थे, और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आए थे जैसे अफ्रीका को उन्होंने बांटा। तो अफ्रीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में है, सीधी सरल रेखा है। ऐसे बांटा है अंग्रेजों ने मनमानी से, मनमर्जी से। तो अंग्रेजों की योजना थी, जैसे अफ्रीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बंटवारा कराया उस देश का, खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफ्रीका के लोगों को, वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे, उसको खंड खंड तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, उनके राजा हुआ करते थे, उनको भड़काना शुरू किया, उकसाना शुरू किया, और हर एक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो। और ज्यादातर राजा ये कहा करते थे नहीं, हमको तो भारत में विलय होना है, भारत में मिलना है। तो फिर अंग्रेज उनको और चिढ़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर्जी, भविष्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते। तो इस तरह से राजाओं को भड़का के, राजकुमारों को भड़काकर उनकी योजना थी कि वो भारत को 565 टुकड़ों में तोड़ें। लेकिन उनकी ये योजना कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी योजना को नाकामयाब करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था। इसलिए भारत की अधिकांश रियासतें, 3 को छोड़कर, एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, एक रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़ जो गुजरात में है, समुद्र के किनारे है, और एक रियासत थी हैदराबाद। ये 3 रियासतों को छोड़कर 562 रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था, और उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत की आजादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे, भारत में ही विलय होंगे, हमारा भारत से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई, 562 रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विलय हो गए। 3 रियासतें अंग्रेजों की चाल में फंसी थी, जम्मू कश्मीर फंसा, हैदराबाद फंसा और जूनागढ़ फंसा। इन 3 रियासतों को अंग्रेजों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप भारत से अलग हो जाओ, एक नया राष्ट्र बनाओ। तो जम्मू कश्मीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट्र बनाएंगे। इसी तरह जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था, उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था, वो कहता था या तो मैं स्वतंत्र हूं, नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं, भारत में तो नहीं मिलूंगा। लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था। अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद ये तीनों रियासतें भारत में आकर मिली। ये एक कहानी है जो अंग्रेजों की समझ, माने हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए, जानने के लिए आवश्यकता है। दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि ज्यादातर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही हैं, वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं, तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर, अपनी गुट्टी बनाकर खेलना शुरू किया।